आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम 1857 के विद्रोह के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। 1857-58 में अधिकांश अंग्रेज़ों की यह मान्यता थी कि यह विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था। अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे केवल सैनिक विद्रोह माना। ईसाई मिशनरी और आध्यात्मिक विचारधारा के लोगों ने इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझा, क्योंकि कंपनी के प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया था। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसको हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी बताया। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अतः इस विप्लव के वास्तविक स्वरूप के बारे में आज भी मतभेद है। अब हम क्रम से एक एक करके इन सभी मतों की समीक्षा करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं सैनिक विद्रोह की चर्चा। सबसे पहले सर जॉन सील के अनुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिनका न कोई देशी नेतृत्व था और न ही जनता का सहयोग। सर जॉन लॉरेंस, P.E. रॉबर्टस, V.A. स्मिथ, इन सभी अंग्रेजी इतिहासकारों ने विशुद्ध रूप से एक सैनिक विद्रोह माना, जो कि भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। 1957 में स्वतंत्र भारत में 1857 की क्रांति की वर्षगांठ पहली शताब्दी मनाई गई और इस अवसर पर सरकार की ओर से तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा इस विप्लव के स्वरूप पर पुनः विचार किया गया। सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 इसी नाम पर लिखी है। आंदोलन जो है एक सैनिक विद्रोह की भांति प्रारंभ हुआ, लेकिन ये केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ जगह पर तो सेना ने भी इसमें भाग नहीं लिया। उन्होंने यह भी लिखा कि इस विप्लव को मात्र सैनिक विप्लव कहना गलत होगा। S.B. चौधरी ने भी इसे सामान्य जनता का विद्रोह बताया। R.C. मजूमदार ने इसे सैनिक विप्लव बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने इसका पर्याप्त समर्थन किया था। नाथूराम खडगावत ने राजस्थान में हुए विप्लव पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि यहाँ हुए विप्लव में साधारण जनता ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भाग लिया था। तो इस तरह से इतने मतों पर विचार करने के बाद हम यह तो सामान्य सा निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि 1857 का विप्लव एक सैनिक विप्लव के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन यह पूर्णतः सेना से संबंधित नहीं रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि यदि यह सैनिक विप्लव नहीं था तो इससे अधिक क्या था। इस पर पुनः इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर ताराचंद यह मानते हैं कि यह अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास था। यह वर्ग ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति पाना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीतियों से इस वर्ग के लोगों के हितों को हानि पहुंच रही थी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने ये कहा है कि अवध में इस विप्लव को जनसाधारण का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और बिहार के भी कुछ हिस्सों में यही स्थिति थी। उस समय साधारण ग्रामीण जनता में भी यह भावना फैल गई थी कि सेना का लक्ष्य अपनी स्थिति को सुधारना नहीं, बल्कि भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराना था। ऐसी स्थिति में इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना न्याय संगत नहीं है। अब हम एक दूसरे मत की चर्चा करते हैं, जो ये है कि यह मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास था। सर जेम्स आउट्रम का मानना था कि यह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। विंसेंट स्मिथ ने भी इसका समर्थन किया है। इस दृष्टि से
यह विप्लव भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो पुनः मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। विद्रोह के काफ़ी समय बाद तक बेगम जीनत महल ने भी देशी शासकों को पत्र लिखे, जिसमें मुगल सम्राट की अधीनता में अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की बात कही गई थी। तो इन कुछ तथ्यों के आधार पर जेम्स आउटरम और स्मिथ के मतों में कुछ सच्चाई हम अवश्य देख सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसमें केवल मुसलमानों ने ही भाग नहीं लिया था, उनकी संख्या केवल 1/3 थी। इसमें नाना साहब थे, झांसी की रानी थी, कुंवर सिंह और अवध के तालुकेदार थे, जिन्होंने की क्रांति का वास्तविक रूप में संचालन किया था। तो अतः हम इस द्वितीय मत को भी स्वीकार नहीं कर सकते। अब है सामंतवादी प्रतिक्रिया। इतिहासकार मैलिसन इसको जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के सामंती प्रतिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अंग्रेज़ों की देशी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा व क्रोध स्वाभाविक था। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने देशी शासकों से मिलकर इन सामंतों के विशेषाधिकारों पर प्रहार किया, उनकी प्रतिष्ठा को गिराया। ऐसे सामंतों ने विद्रोहियों का साथ देकर विप्लव को फैलाने में सहयोग दिया, लेकिन कुछ मुट्ठी भर सामंतों द्वारा विद्रोह के समर्थन को हम इसे समस्त जागीरदारों द्वारा विप्लव नहीं मान सकते। अब हम एक अंतिम मत की चर्चा करते हैं, वो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सर्वप्रथम श्री विनायक दामोदर सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्री पट्टाभी सितारमैया ने भी 1857 के महान आंदोलन को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। अशोक मेहता ने भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह लिखा कि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था। यद्यपि शीघ्र ही यह जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। बेंजामिन डिज़रायली ने भी ब्रिटिश संसद में इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। एसएन सेन, सुरेंद्र सेन ने लिखा, जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक थे, जिनका प्रतिनिधित्व दिल्ली का बादशाह करता था। जिन विद्वानों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना है, उन्होंने अपने मत के समर्थन में यह तर्क दिया है कि इस संग्राम में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला के समान रूप से भाग लिया, जनसाधारण की सहानुभूति प्राप्त थी। अतः इसे हम केवल सैनिक विप्लव या केवल सामंतवादी प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कह सकते। सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ अवश्य किया था और अंत तक वे ही लड़ते रहे थे, किंतु उनके साथ लाखों अन्य लोगों ने भी भाग लिया था। और इसको हम इस तरह से भी प्रमाणित कर सकते हैं कि विप्लव काल में मरने वालों में जनसाधारण की संख्या अधिक थी। सामंतों या सैनिकों ने तो केवल अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर विद्रोह में भाग लिया था, जबकि जनसाधारण का तो एक ही स्वार्थ था, विदेशियों को भारत से खदेड़ना। अनेक स्थानों पर तो जनता ने ही सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया तथा जिन लोगों ने या नरेशों ने अंग्रेज़ों का पक्ष लिया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब जनरल ब्लॉक को अपनी सेना के साथ एक नदी पार करनी थी तो किसी नाविक ने उसे अपनी नाव नहीं दी। कानपुर में अंग्रेज़ों के लिए मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। विद्रोह प्रारंभ होने के बाद जब उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट
महाराणा से मिलने महल की ओर जा रहा था, तब आम जनता ने उसे कर्कश स्वर में धिक्कारा था। जोधपुर में कर्नल मैसन की हत्या कर दी गई थी। कोटा के महाराव को विद्रोहियों ने तब तक घेरे रखा जब तक कि उसने विद्रोहियों को सहयोग देने का वादा नहीं कर लिया। कुछ नरेशों ने तो केवल जनमत के दबाव में आकर अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए भी विद्रोहियों को शरण दी थी। इस काल में जो सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई वह भी विप्लव के राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती है। किंतु डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि हम इसे राष्ट्रीय युद्ध भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिकों का विद्रोह बहुत सीमित क्षेत्र में था। अधिकांश देश इसमें सम्मिलित ही नहीं हुआ था। देशी नरेशों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सिख और गोरखा सेना ने तो अंग्रेज़ों की भरपूर सहायता की थी। इस विद्रोह के काल में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब भारतीयों ने अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालकर अंग्रेज स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों की रक्षा की थी। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर डॉक्टर मजूमदार इसे विद्रोह को न तो राष्ट्रीय मानते हैं और न ही स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम मानते हैं। तो यह विद्रोह जो है वास्तविक रूप में क्या था? इन विभिन्न मतांतरों से स्पष्ट है कि बहुत सारे परस्पर विरोधी मत हैं। किसी एक मत को हम ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर लेते। इसका सही स्वरूप समझने के लिए हमें विश्व की अन्य क्रांतियों के संबंध में महत्वपूर्ण बातें जाननी होगी। किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के प्रारंभ करने वालों के लक्ष्यों से निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि उस क्रांति ने अपनी क्या छाप छोड़ी उससे क्रांति का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। 1688 में इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, जिसे कि गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, वास्तव में उसमें गौरवपूर्ण कुछ भी नहीं था, बल्कि क्रांति के बाद इंग्लैंड में स्थापित प्रजातंत्र अधिक महत्वपूर्ण था। इसी तरह से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के फलस्वरूप के लिए हुआ था, किंतु इतिहास में इस क्रांति को राष्ट्रीयता प्रजातंत्र के जनक के रूप में देखा जाता है। अतः 1857 के विप्लव का स्वरूप निर्धारित करते समय हमें यह देखना होगा कि इस संघर्ष में भाग लेने वालों का दृष्टिकोण क्या था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज़ों को काफिर और फिरंगी कहते थे। पूरे देश में अंग्रेज़ विरोधी भावनाएं थी। सभी का लक्ष्य एक था, अंग्रेज़ों का विरोध करके उन्हें बाहर से बाहर निकालना। तो एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए इससे बढ़कर क्या लक्ष्य हो सकता है? डॉक्टर मजूमदार भी एक स्थान पर स्वीकार करते हैं कि कुछ स्थानों पर जनता ने इसमें भाग लिया था। यदि कुछ स्थानों पर जनता ने इसमें भाग लिया था, तो अन्य स्थानों पर इसे जनता का नैतिक समर्थन प्राप्त था। मध्य भारत का विद्रोही नेता तांतिया टोपे जहाँ जहाँ गया, जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया और रसद आदि प्रदान की। इसके विपरीत अंग्रेज अधिकारी जहाँ भी गए, अंग्रेज़ों ने उन्हें धिक्कारा। ऐसा स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध रोष सर्वव्यापी था। इसके अतिरिक्त जब हमें मानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तत्कालीन साहित्य पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जाता है कि उस समय का साहित्य भी अंग्रेज़ विरोधी भावना प्रदर्शित करता है। जिन लोगों ने विप्लव में भाग लिया अथवा विप्लवकारियों को शरण दी, सहायता दी, उनकी प्रशंसा में गीतों की रचना की गई। इसके विपरीत जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उन्हें कायर कहा गया। तो जनता की इन भावनाओं को स्पष्ट रूप से हमें राष्ट्रीय भावना स्वीकार करना पड़ेगा। और जहाँ तक विद्रोह में भाग लेने वालों की संख्या का संबंध है, तो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में भी भारत की पूरी 30 करोड़ जनता शामिल नहीं थी। उस समय भी निश्चित रूप से अंग्रेज़ भक्त थे। ये सभी बातें स्वतंत्रता संग्राम में मिलती हैं, किंतु मूल बात थी संघर्ष में जनभावना का, और ये जनभावना निश्चित रूप से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ विरोधी थी। डॉक्टर ताराचंद ने भी स्वीकार किया है,
विद्रोहियों को संगठित करने वाला एकमात्र तत्व विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना थी। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह को महत्वहीन सिद्ध करने के लिए मत प्रकट किया है कि यह विद्रोह बहुत कम क्षेत्र में फैला, किंतु तथ्य यह है कि बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के सभी प्रमुख स्थानों पर विद्रोह हुआ था। इतना व्यापक विद्रोह पहले कभी नहीं हुआ। यदि संपूर्ण भारत में यह विद्रोह नहीं फैला तो इसका प्रमुख कारण देश की भौगोलिक विशालता, यातायात की सुविधाओं का न होना था, किंतु इससे विप्लव के राष्ट्रीय स्वरूप की अनदेखी नहीं की जा सकती।